वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपके कम्युनिटी फार्मेसी का जो क्वेश्चन पेपर में जितने भी एमसीक्यूज़ पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया है और आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इनका सही आंसर क्या था। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमने पार्ट ए और पार्ट बी को अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है तो यहाँ पे हमें सिर्फ पार्ट सी से मतलब है, हम यहाँ पे पार्ट सी के बारे में ही बात करेंगे। तो पार्ट सी जो अब था वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सेक्शन था। यहाँ पे आपको टोटल 20 क्वेश्चन करने थे और सारे ही क्वेश्चन 1 मार्क्स कंटेनिंग थे। पहला क्वेश्चन हमारा द हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया स्टार्ट विथ ओपनिंग ऑफ द केमिस्ट शॉप इन डैश ईयर। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि केमिस्ट शॉप कब ओपन की गई थी इंडिया में। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। ए है 1811, बी है 1812, सी है 1813 और डी है हमारा 1814। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है 1811। तो यहाँ पे आपको इसको लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिपरेशन ऑफ एसओपीज इन फार्मेसी इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो आपको ये बताना है कि फार्मेसी में जो एसओपीज का प्रिपरेशन होता है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला है स्टाफ नर्स, बी है फिजिशियन, सी है फार्मासिस्ट और डी है नन। तो देखिए फार्मासिस्ट जो फार्मेसी की एसओपी है वो तो फार्मासिस्ट ही क्रिएट करेगा, नर्स को नहीं क्रिएट करनी, ना फिजिशियन क्रिएट करेगा। तो फार्मासिस्ट ही फार्मेसी की एसओपीज को क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपको फार्मासिस्ट यानी कि ऑप्शन सी पे टिक करना था और पहले में हमारा ऑप्शन ए था 1811। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्शन कंटेन डायरेक्शन टू। तो पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन में जो सुपरस्क्रिप्शन है वो किसके लिए डायरेक्शन कंटेन करता है। तो ऑप्शन है ए फिजिशियन, बी फार्मासिस्ट, सी स्टाफ नर्स एंड डी नन। तो देखिए ए सुपरस्क्रिप्शन में हम RX लिखते हैं तो वो जो RX होता है वो किसी के लिए डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको नन पे टिक करना था यानी कि ऑप्शन डी पे टिक करना था। क्योंकि फार्मासिस्ट के लिए जो हमारा डायरेक्शन होता है वो हमारा सुपर इंस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। सब इंस्क्रिप्शन का पार्ट RX है तो वहाँ पे हम किसी को भी डायरेक्शन नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आपको उसको लिख देना था। और फिजिशियन के लिए तो फार्मासिस्ट में कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है, ना तो नर्स के लिए कोई डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी पे टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ द स्किल डैश स्किल। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि कम्युनिकेशन किसका पार्ट है। तो ऑप्शंस क्या क्या है। ए हार्ड, बी सॉफ्ट, सी रफ एंड डी शॉर्ट। तो कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल का पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी पर टिक करना था यानी कि सॉफ्ट पे टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल एंड वेबसाइट आर द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि ईमेल और वेबसाइट किस तरीके का कम्युनिकेशन है। अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है ओरल एंड रिटन। तो ईमेल को हम ओरली तो बोल के नहीं बताते हैं, ना तो वेबसाइट को हम ओरली बोल के बताते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी यानी कि रिटन है ये आपका सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना था कि रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट होता है ईमेल एंड वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट काउंसलिंग इज अ डैश प्रोसेस। तो पेशेंट काउंसलिंग कैसी प्रोसेस है। ऑप्शंस क्या क्या है। यूनि डायरेक्शन एंड बाई डायरेक्शन। तो देखिए जब पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है तो उसमें जो पेशेंट्स होते हैं वो डॉक्टर जो भी काउंसलर होगा उससे बात करते हैं और काउंसलर पेशेंट से बात करता है। तो इस तरीके से 2 वे कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना था जो पेशेंट काउंसलिंग होती है वो बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो काउंसलर है वो पेशेंट से बात करेगा और पेशेंट काउंसलर से बात करेगा। तो ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फेथफुल अडहेरेंस बाय द पेशेंट टू द प्रिस्क्राइबर सब्सक्रिप्शन। अ फेथफुल अडहेरेंस बाय द पेशेंट टू द प्रिस्क्राइबर इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे पूछा गया कि अगर कोई भी पेशेंट जो है फेथफुल अडहेयर हो रहा है प्रिस्क्राइबर के इंस्ट्रक्शन से तो उसको क्या बोलेंगे। तो ऑप्शंस क्या क्या है। पेशेंट कंप्लायंस एंड पेशेंट नॉन कंप्लायंस। तो देखिए पेशेंट कंप्लायंस क्या होता है। जब भी कोई भी पेशेंट आपकी बातों से फिजिशियन की बातों से पूरा सहमत हो जाता है, पूरा उसमें मतलब उसकी हामी होती है, पूरा उस चीज़ से वो सहमत है तो उसको हम पेशेंट कंप्लायंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पेशेंट कंप्लायंस लिखना था। पेशेंट नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है जब पेशेंट आपके बातों से क्या अग्री नहीं कर रहा है तो वो कंप्लायंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर वो अडहेयर हो जाता है, फेथफुल अडहेरेंस उसमें है, फेथफुल अगर वो हो रहा है तो वो क्या होगा, तो वो होगा पेशेंट कंप्लायंस। यहाँ पे आपको ऑप्शन ए पे टिक कर देना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्फेग्मोमैनोमीटर इज यूज टू मेजर। अब स्फेग्मोमैनोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो दो ऑप्शन है आपके पास, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए तो ग्लूकोमीटर आता है, और स्फेग्मोमैनोमीटर जो होता है वो ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपको इसको लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमोग्राम इज लुक फॉर अर्ली साइन ऑफ। तो मैमोग्राम क्या होता है? मैमोग्राम किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसकी साइन को चेक करने के लिए? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए है ब्रेस्ट कैंसर, दो है ब्लड प्रेशर। तो जो मैमोग्राम होता है वो ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं उसके अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करता है, उसके अर्ली जो डिटेक्शन साइन जो होते हैं, साइन और सिम्टम्स, उसमें वो हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको ब्रेस्ट कैंसर को लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ द डिसऑर्डर इन विच द स्टूल बिकम हार्ड, ड्राई एंड डिफ़िकल्ट टू पास फ्रॉम द बाउल। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि वो कौन सी कंडीशन जिसमें आपका स्टूल हार्ड, ड्राई और डिफ़िकल्ट हो जाता है पास करने में। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? दो ऑप्शन है आपके पास, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। अब देखिए डायरिया में तो जो स्टूल है वो फ्रिक्वेंटली पास होता है, तो कॉन्स्टिपेशन वो कंडीशन है जिसमें कि स्टूल को पास करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आपको कॉन्स्टिपेशन को लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स स्टडी ऑफ द कॉजेज एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज़। तो यहाँ आपको ये लिखना है कि क्या होता है अगर किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट होती है, किसी डिजीज़ की डेवलपमेंट होती है और कॉजेज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? एटियोलॉजी एंड एटियोपैथोजेनेसिस। तो देखिए एटियोलॉजी क्या है? एटियोलॉजी और एटियोपैथोजेनेसिस। तो एटियोपैथोजेनेसिस में हम जो पैथोजेनेसिस होती है उसको लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं, लेकिन एटियोलॉजी में हम क्या करते हैं? एटियोलॉजी में हम कॉजेज एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, और पैथोजेनेसिस में हम तो किस तरीके से उसने बॉडी में जाके उस डिजीज़ को जनरेट किया उसको पढ़ेंगे। तो एटियोलॉजी में हम कॉजेज एंड डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए पर टिक करना था, एटियोलॉजी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स प्रोसेस ऑफ वोमिटिंग। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि क्या मीन्स होता है प्रोसेस ऑफ द वोमिटिंग का। तो दो ऑप्शंस हैं, एक है इमेसिस, दूसरा है नाउजिया। अब देखिए नाउजिया में क्या है? नाउजिया मितली की कंडीशन को बोलते हैं, यानी कि वोमिटिंग हुई नहीं है लेकिन वोमिटिंग होने का सिम्टम का लग रहा है, तो उसको हम नाउजिया बोलते हैं। लेकिन इमेसिस क्या है? इमेसिस वोमिटिंग का सिनोनिम्स है। तो यहाँ पे आपको इमेसिस को लिख देना था, क्योंकि इमेसिस मतलब वोमिटिंग होता है। तो यहाँ पे आपको इमेसिस को टिक कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटीसी आर द डैश ड्रग। तो ओटीसी क्या है? ओटीसी जिसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर ड्रग। ये कैसे ड्रग्स होती हैं? ये नॉन प्रिस्क्राइबर ड्रग होती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? नॉन प्रिस्क्राइबर ड्रग। तो ऑप्शंस क्या क्या है? प्रिस्क्राइबर, प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन। तो ये क्या है? ये सेकेंड ऑप्शन जो आपका था नॉन प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको इस पर टिक कर देना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्रिएटर और द पार्टनर इन द बिजनेस इज नोन एंड। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक है कैपिटल और एक है एसेस्ट। तो यहाँ पे आपको कैपिटल को टिक कर देना था। इन वेट एनालिसिस मेथड ई स्टैंड फॉर डैश आइटम। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो वेट एनालिसिस होती है उसमें वी क्या बताता है। तो वेट का जो फुल फॉर्म है वो है इसेंशियल डिज़ायरेबल। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है वो दो हैं, इसेंशियल एंड इकोनॉमिक। तो क्योंकि ई हमारा इसेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 पे टिक करना था, यानी कि इसेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर रिटेल ड्रग स्टोरेज। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है रिटेल ड्रग स्टोरेज के लिए। तो ऑप्शंस क्या क्या है? ए हमारा 100 मीटर स्क्वायर, बी 50 मीटर स्क्वायर, सी 10 मीटर स्क्वायर एंड डी 20 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी पर टिक करना था, यानी कि 10 मीटर स्क्वायर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन नॉट लेस देन। तो ये बताना है कि कितनी मिनिमम रिक्वायर्ड होती है ट्रेनिंग किसी भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है? ए 100 आवर्स, बी 200 आवर, सी 500 आवर एंड डी नन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी पर टिक करना था, यानी कि 500 आवर्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फाइट अगेंस्ट। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि आरोग्य सेतु ऐप जो था वो कब लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किसके अगेंस्ट फाइट करने में। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए टीबी, बी पोलियो, सी कोविड-19 एंड डी लेप्रोसी। तो आरोग्य सेतु ऐप को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये आरोग्य सेतु ऐप तो कोविड-19 के समय ही लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी पर टिक कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन फार्मेसी यानी कि ई फार्मेसी इज ऑल्सो नोन एज। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं? दो ऑप्शंस हैं, ए है ड्रग स्टोर, बी है हमारा वेब ड्रग स्टोर। तो यहाँ पे बताना है कि आरोग्य जो ऑनलाइन फार्मेसी यानी कि ई फार्मेसी है इसको हम क्या बोलेंगे। अब देखिए ई फार्मेसी में हम क्या करेंगे? ई फार्मेसी में हम ड्रगों की परचेस करेंगे, तो वो एक तरीके का ड्रग स्टोर तो है, लेकिन वो किस तरीके का ड्रग स्टोर है? वो वेब ड्रग स्टोर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकेंड पे टिक करना था, जो है हमारा वेब ड्रग स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है पिटी कैश बुक इज अ बुक ऑफ अकाउंट विच रिकॉर्ड डैश अमाउंट। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो पिटी कैश बुक होती है वो कितने अकाउंट मतलब कितने रिकॉर्ड के लिए यूज़ की जाती है। तो क्योंकि पीटी कैश बुक होती है वो स्मॉल रिकॉर्ड्स के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, मेजर एंड माइनर। तो जैसे कि हमने बताया कि ये पीटी कैश बुक स्मॉल रिकॉर्ड्स के लिए यूज़ की जाती है, स्मॉल अमाउंट के रिकॉर्ड्स के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे आपको माइनर को टिक करना था क्योंकि माइनर ही स्मॉल के लिए यूज़ होगा और पीटी कैश बुक हमारी स्मॉल अमाउंट के रिकॉर्ड को लिखने के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे हमको माइनर पे टिक कर देना था। तो इस तरीके से हमको इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। तो आई होप आज के वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।